हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के हमारे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और खरपतवार जो टॉपिक चल रहा था पिछले क्लास में, उस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ये हमारे पास नया टॉपिक आता है गुणन एवं प्रकीर्णन। गुणन एवं प्रकीर्णन इंग्लिश में ये जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों चीजें, पहला जो चीज है हम बात करते हैं किसके ऊपर, गुणन। गुणन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? गुणन शब्द का मतलब होता है कि खरपतवार जो है अपनी संख्या में जब वृद्धि करते हैं, अर्थात पहले जैसे खरपतवार का एक बीज है, उससे 100 खरपतवार के पेड़ बने, एक बीज से एक पेड़ बना, उससे फिर 100 पेड़, उससे 1000 पेड़। तो इस तरीके से जब उनकी संख्या में वृद्धि होती है और जब वो अपने प्रसार बहुत तेजी से करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम गुणन कहते हैं। तो गुणन का तात्पर्य यह है कि खरपतवार के जो पौधे होते हैं, वो खरपतवार के पौधे अपनी संख्या में प्रसार करने के लिए या तो गुणन विधि का प्रयोग करते हैं या प्रकीर्णन, दोनों चीजें भी होती हैं उनके साथ में। तो गुणन का तात्पर्य रहता है कि संख्या में बढ़ोतरी करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार बढ़ते 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 उनके पौधों की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो गुणन जो होता है, गुणन मतलब क्या है? प्रसार का एक तरीका है। गुणन की जब हम बात करें तो ये प्रसार का एक तरीका है। अब गुणन जो है प्रसार का एक तरीका हमने बात किया, तो गुणन के कितने तरीके से होते हैं, कितने प्रकार से होता है, ये कितने प्रकार से? तो गुणन जो है मूल रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला है सीड्स के द्वारा, दूसरा जो होता है दूसरा है प्रोपेगुल्स के द्वारा, और तीसरा है पहला और दूसरा दोनों के द्वारा। अर्थात सीड्स मतलब बीज के द्वारा। खरपतवार का एक पौधा लगा, एक पौधे से जो भी उसके फूल फल निकले, उससे जो बीज निकला, वो बीज उस खेत में 100 बीज निकले तो 100 पौधे बनेंगे, 200 बीज निकले तो 200 पौधे बनेंगे, इस प्रकार से। तो ये सीड्स के द्वारा उनकी संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। दूसरा है प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल का हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन, एक प्रकार से देखा जाए प्रजनक, इसको ऐसा बोला जाता है। प्रजनक जो रहता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं परागण के द्वारा भी हम इसे कह सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, कीट वगैरह के द्वारा ले जाए जाते हैं उसी खेत में ही, और उसी खेत में उनकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और दोनों प्रक्रिया भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये गुणन जो है इस प्रकार से होता है, या तो बीज के माध्यम से होता है, तो प्रोपेग्यूल्स के माध्यम से होता है, या तो दोनों के तरफ से होता है, दोनों के तरीके से होता है। मगर जब कभी इसका प्रकीर्णन की बात आती है, तो प्रकीर्णन का तात्पर्य क्या होता है? जब हम इनके प्रकीर्णन की बात करते हैं, प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? फैलाव, मूल रूप से फैलाव, जिसे हम प्रसार के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रकीर्णन है, जो फैलाव है, ये फैलाव ऐसे देखा जाए मूल रूप से तो 3 तरीके से होता है। और यदि 3 तरीकों को ना देखें तो इसके बहुत से और माध्यम है जिनके द्वारा खरपतवार का क्या होता है? फैलाव होता है किसी भी खेत में। तो गुणन जो है वो एक ही खेत के लिए बात कर रहे हैं। प्रकीर्णन का तात्पर्य है कि पूरे गांव में मौजूद जो खेत हैं या आसपास के जितने जो एरिया हैं, पूरा जिला है, सभी जगह पर इस प्रकार के खरपतवार का क्या होता है? फैलाव होता है। तो वो फैलाव के बारे में जब पढ़ते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया था, प्रकीर्णन दिया था, गुणन के बारे में बात किया गया है। तो सिलेबस में ये 2 टॉपिक हैं, इन्हीं दोनों टॉपिक को हम देख रहे हैं। गुणन का तात्पर्य है कि गुणन प्रसार का एक तरीका है, मगर एक छोटे से क्षेत्र में गुणन की बात करता है, छोटे क्षेत्र में प्रसार की बात करता है। और ये प्रसार 2 प्रकार से होता है, बीज के द्वारा होता है और प्रजनन के द्वारा होता है, या दोनों के द्वारा हो सकता है। तो ये गुणन का तरीका है। प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन 3 प्रकार से होता है। पहला रहता है बीज जनित। बीज जो रहता है वो पौधा के नजदीक गिर कर रह जाना, पहला है। खरपतवार के बीज, ये जो है जनित पौधा, जनित पौधा के निकट गिर कर रह जाना, अर्थात खरपतवार जहां लगा हुआ है उस खरपतवार के आसपास जो पौधे हैं, उस पौधे के निकट यदि उसके बीज गिर कर रह जाते हैं तो उसके द्वारा उनका फैलाव होता है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है फसलों के साथ, फसल के साथ
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ट्रेवलिंग होता है तो इसका प्रकीर्णन होता है, अर्थात फैलाव होता है या प्रसार होता है। और तीसरा है कि फसल को छोड़कर अन्य साधन के माध्यम से भी, तीसरा जो है अन्य साधन के माध्यम से। तो अन्य साधन के माध्यम से किस प्रकार से प्रकीर्णन होता है, अन्य साधन के माध्यम से किस तरीके से ये फैलते हैं? तो अन्य साधन में जो साधन है वो कुछ इस तरीके से हैं। कृषि यंत्र के द्वारा, वायु द्वारा, जल के द्वारा। अन्य साधन में क्या आता है? पहला कृषि यंत्र के द्वारा, दूसरा वायु के द्वारा, तीसरा जल में बहकर जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पशु पक्षी के द्वारा, नर्सरी के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, नर्सरी के द्वारा। छठवां है कूड़े करकट से या बाहर से बीज आयात करने पर और जंतु के द्वारा, जंतु के द्वारा। बाहर से बीज आयात करने पर, यह अन्य साधन के माध्यम से खरपतवार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो प्रकीर्णन जो है वो खरपतवार के फैलाव के बारे में बताता है और ये फैलाव मूल रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला तो यह है कि खरपतवार के पौधे से जो बीज होते हैं वो जिस फसल के पास में है उस फसल के नीचे गिर जाते हैं और वहां पर वो उसमें जब सिंचाई करेंगे तो उस जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो मूवमेंट करते रहेगा और मूवमेंट करने के फलस्वरूप पूरे खेत में फैल जाएगा। दूसरा फसल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट जब होता है, अर्थात फसल की हमने कटाई की, फसल की कटाई की तो हो सकता है 1-2 खरपतवार के दाने भी जो हैं, एक खरपतवार का पेड़ जो बाहर नहीं निकल पाए हैं फसल से, जो खेत में ही लगे रहे और वो फसल के साथ ही कट गए, तो कटने के फलस्वरूप क्या होगा कि फसल के दानों के साथ में, अनाज के दानों के साथ में खरपतवार के भी दाने यदि उसमें मिक्स हो गए हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, खरपतवार के जो बीज हैं वो दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि खरपतवार के बीज जो है 40 साल से 50 साल तक भी क्या रहते हैं, सुसुप्तावस्था में रहने के बावजूद यदि उसको सही तापमान और यदि मॉइस्चर कंटेंट मिल जाए तो वो फिर से क्या है, अंकुरण की स्थिति में आ जाएगा। और अन्य माध्यम, इतने सारे माध्यम दे दिए गए हैं, कृषि यंत्र के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, नर्सरी के द्वारा, जंतु के द्वारा या बाहर से बीज जब आयात करते हैं उनके द्वारा। तो इन प्रकार का जो चीजें हैं ये सब किसमें शामिल होते हैं, प्रकीर्णन में। तो गुणन और प्रकीर्णन में मूल रूप से देखा जाए तो इतनी ही चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। गुणन का तात्पर्य क्या है और प्रकीर्णन का तात्पर्य क्या है। अगला जो टॉपिक है जो हम सिलेबस में है हमारा, खरपतवार पर नियंत्रण। तो खरपतवार पर नियंत्रण टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कि खरपतवार पर किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। तो खरपतवार पर नियंत्रण जो है 2 प्रकार से होता है। खरपतवार पर जो नियंत्रण है, एक तो निरोधी उपाय है अर्थात प्रिवेंटिव मेजर लेकर, और एक है कंट्रोलिंग मेजर को लेकर। तो खरपतवार पर नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण जो है 2 तरीके से होता है। ऐसे हम देखे जाए तो नियंत्रण के 2 तरीके हैं। पहला जो है वो है निरोधी उपाय और दूसरा है रोकथाम के उपाय। पहला है हम लोगों का निरोधी उपाय और दूसरा है रोकथाम के उपाय। निरोधी उपाय को बोला जाता है प्रिवेंटिव मेजर और यह है क्यूरेटिव मेजर। यह है प्रिवेंटिव और रोकथाम है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव जो मेजर है, रोकथाम के उपाय या निरोधी उपाय जो है, निरोधी उपाय में हम 2 बातों को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें जो 2 मूल रूप से जो बातें जो ध्यान दी गई है वो है टाइम और पहला जो इसका मेथड होता है टाइम और दूसरा होता है स्पेस। निरोधी उपाय के 2 तरीके हैं।
इसके दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है टाइम मेथड को लेकर और दूसरा है हम लोगों का स्पेस मेथड को लेकर। टाइम मेथड का तात्पर्य यह है कि खरपतवार का ये निरोधी उपाय इस प्रकार का है। टाइम मेथड जो है उसका तात्पर्य है कि खरपतवार नियंत्रण का ये वह विधि है जब खरपतवार के अंकुरण से पूर्व ही इसकी वृद्धि को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो टाइम में क्या रहता है, अंकुरण पूर्व वृद्धि को रोक देना, ये टाइम मेथड के अंतर्गत आता है। जबकि स्पेस के अंतर्गत क्या आता है कि ऐसे उपाय खरपतवार के नए क्षेत्रों में आगमन या फैलाव को रोकते हैं। स्पेस मेथड का तात्पर्य है सिंपल सा कि ये प्रकीर्णन को रोकने का काम करते हैं, प्रकीर्णन को रोकने का काम करते हैं। तो प्रकीर्णन को जब रोकने का काम करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बातों को शामिल किया जाता है, किस किस तरीके से प्रकीर्णन को रोका जाएगा। तो प्रकीर्णन को रोकने के लिए पहला है फसल प्रबंध क्रिया, दूसरा है खरपतवार मुक्त फसल बीज का प्रयोग करना, पहला है फसल प्रबंध किया, फसल प्रबंध क्रियाएं। दूसरा इसका विधि होता है खरपतवार मुक्त फसल बीज का प्रयोग, खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग। तीसरा जो है बीज प्रमाणीकरण, बीज प्रमाणीकरण। और चौथा होता है वो है खरपतवार कानून, खरपतवार कानून। देखिए यहां ये जो बात है खरपतवार नियंत्रण की हम बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण दो प्रकार से होते हैं। एक तो निरोधी उपाय है अर्थात प्रिवेंटिव मेजर, अर्थात हमने प्रिवेंट कर दिया चीज़ों को, और दूसरा है कि यदि वो बढ़ गए हैं तो हम उसके लिए रोकथाम का बात करते हैं, रोकथाम की बात करते हैं। और रोकथाम में जो है वो क्या आता है, क्यूरेटिव मेथड के अंतर्गत आता है। रोकथाम के दो हिस्से हैं, तो जब रोकथाम में पहुंचेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, निरोधी उपाय या प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर बात करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर जो है दो प्रकार से होता है, एक है टाइम डिपेंडेंट होता है, एक है स्पेस डिपेंडेंट होता है। तो जब टाइम डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब क्या रहता है कि किस प्रकार से हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि खरपतवार के बीज को अंकुरण के पूर्व ही उसको वृद्धि से रोक देना। तो अंकुरण के पूर्व ही वृद्धि से रोकने के लिए जो प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ये टाइम डोमेन के अंतर्गत आता है, समय के अंतर्गत आता है कि समय के आधार पर हमने इसके क्या किया, इसके अंकुरण को रोक दिया। जब स्पेस की बात आती है तो स्पेस का मतलब क्या है, स्थान आधारित। तो स्थान आधारित कैसे हम प्रिवेंट करेंगे चीजों को, तो स्थान आधारित प्रिवेंट करने का तात्पर्य होता है कि उसके प्रकीर्णन को रोक देना। प्रकीर्णन को रोकने की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए ये प्रकीर्णन क्या था, फैलाव, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जगह से दूसरे जगह पर या स्पेस के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका फैलाव ना हो सके। तो उसका फैलाव ना हो सके उसके लिए चार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को किया जाता है। इन चार में से कोई भी एक मेथड को फॉलो किया जा सकता है या चारों को फॉलो किया जा सकता है, जिससे कि खरपतवार को हम प्रिवेंट कर दे, रोक दे, अर्थात खरपतवार पैदा ही ना हो सके। जब खरपतवार पैदा हो जाएंगे तब हम उसका रोकथाम करेंगे, लेकिन जब पैदा नहीं हुए हैं तब तक हम उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोक कर रखेंगे। तो इसमें पहला जो चीज आता है फसल प्रबंध क्रिया। फसल प्रबंध क्रिया के अंतर्गत क्या आता है कि हम ऐसे फसल को बोएं जो शीघ्र और तीव्र रूप से वृद्धि हो, अर्थात खरपतवार की तुलना में जिनकी वृद्धि बहुत तेजी से हो, तो वो फसल बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि करके हमें क्या कर देगा, काटने के समय मतलब बहुत जल्दी कटाई की स्थिति में आ जाएगी और उस वक्त तक खरपतवार पूर्ण रूप से बड़ा भी नहीं हुआ रहेगा यदि खरपतवार की उपस्थिति है उस स्थान पर। तो फसल प्रबंध क्रिया मतलब किस प्रकार से हम क्रॉप को मैनेज कर रहे हैं। तो क्रॉप को मैनेज करने के लिए हम ऐसे बीज का प्रयोग कर रहे हैं जिसका जो फसल है वो बहुत तीव्र रूप से वृद्धि करता है, ऐसे प्रजाति को बोना। दूसरा है उर्वरक का उचित प्रयोग करना फसल प्रबंध क्रिया के अंतर्गत। तीसरा है अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना। चौथा है उचित फसल चक्र का प्रयोग करना। ये चारों जो विधि है ये किसके अंतर्गत आते हैं, फसल प्रबंध क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कि अर्थात फसल के प्रबंधन हम इस प्रकार से करें कि वो
खरपतवार जो है प्रिवेंट हो जाए, उग ही ना पाए। तो कैसे होगा? पहला इसके अंतर्गत था, इसके अंतर्गत पहला जो तरीका था फसल प्रबंध क्रिया में, तो इसके अंतर्गत जो पहला तरीका है वो ये है कि शीघ्र वृद्धि वाले फसल की अपन बात कर रहे हैं। दूसरा उचित सिंचाई की हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो है उर्वरक का उचित प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उर्वरक का सही तरीके प्रबंधन। और चौथा है कि उचित फसल चक्र भी सही रखेंगे तो उस स्थिति में भी ये होगा। अर्थात देखिए, खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत आया निरोधी और रोकथाम, दो विधि। निरोधी के अंतर्गत दो विधि होते हैं, टाइम और स्पेस। स्पेस के अंतर्गत 4 बातें होते हैं प्रकीर्णन को रोकने के लिए। फसल प्रबंध क्रिया, खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग करना, बीज का प्रमाणीकरण, बीज का उपयोग करना और खरपतवार कानून बनाकर हम इसके फैलाव को रोक रहे हैं। तो इसमें जो पहला जो चीज है फसल प्रबंध क्रिया के द्वारा किस तरीके से हम रोक पाएंगे उसको, तो उसके अंतर्गत 4 विधि आती है कि एक है शीघ्र वृद्धि करने वाले फसल का प्रयोग करना, दूसरा है उचित सिंचाई का प्रयोग करना, तीसरा है उचित उर्वरक का प्रयोग करना और चौथा है उचित फसल चक्र का प्रयोग करना। इन 4 विधि के द्वारा हम फसल को प्रबंधित करते हैं और प्रबंधित करने के पश्चात खरपतवार पे हम क्या पाते हैं? नियंत्रण पाते हैं। ये तो पहला बिंदु हुआ। दूसरा है खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग करना। तो खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग करने के लिए क्या क्या हमको ध्यान देना है कि जिस भी बीज का प्रयोग करें हम साफ सफाई और जांच करने के बाद उस बीज का प्रयोग करें। सेपरेटर के द्वारा फसल के बीजों को हम क्या कर ले? अलग कर ले। सेपरेटर मतलब हिंदी में क्या है? छन्नी हम कह सकते हैं कि गांव में क्या करते हैं, धान को इस प्रकार से छान दिया जाता है। छानने पर क्या होता है, जो मेन जो धान के बीज रहते हैं सही वो नीचे आ जाते हैं और बाकी जो भी बीज है, कंकड़ है और किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी है वो बाहर रुक जाता है। तो इस प्रकार के अच्छे सेपरेटर वगैरह का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत दो प्रकार की बातें आ रही है। इन दोनों बातों को भी यहाँ पर मैं क्या है लिख देता हूँ। खरपतवार मुक्त बीज के अंतर्गत में पहला जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट है कि साफ सफाई, साफ बीज का प्रयोग करना। दूसरा है सेपरेटर के द्वारा बीज को अलग करके उपयोग करना। तीसरा इसके अंतर्गत है पूरी तरह सड़ा हुआ प्रयोग करने से पूर्व क्षेत्र व मशीनों को अच्छी तरह साफ करके जांच कर लेना चाहिए। खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग करना अर्थात तीसरा जो चीज है, मशीन के प्रयोग के पूर्व भी साफ सफाई की बात कर रहा है ये। अर्थात जिन मशीन का हम प्रयोग करेंगे, मान लेते हैं हम कि हमने हार्वेस्टर उपयोग किया फसल कटाई के लिए, तो हार्वेस्टर को खेत में ले जाने से पहले हम इस बात का ध्यान रख लें कि उस हार्वेस्टर को पूरी तरीके से हम अच्छे से साफ कर लें, ताकि उसमें कहीं यदि कोई खरपतवार का बीज यदि न रह गया हो जो कि खेत में किसी कारणवश गिर जाए तो वहां खरपतवार क्या होगा? उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो एक खरपतवार मुक्त बीज का प्रयोग करने के अंतर्गत 3 चीज आती है कि साफ बीज का प्रयोग करना, जब बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो सेपरेटर के द्वारा हम अच्छे बीज को अलग कर लें और खराब बीज को अलग करके केवल अच्छे बीजों को प्रयोग करें। और तीसरा है, यदि हम मशीन से बीज की बुआई कर रहे हैं या मशीन से कटाई कर रहे हैं या जब कभी भी हम किसी भी मशीन का प्रयोग खेत में करते हैं तो उस मशीन की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए खेत में जाने से पूर्व, ताकि खरपतवार का प्रकोप जो है वो खेत में ना जा सके। तीसरा है बीज प्रमाणीकरण। इसका मतलब यह है कि प्रमाणीकृत या सर्टिफाइड जो बीज होते हैं उन्हीं बीज का ही प्रयोग कर रहे हैं हमें। इनमें हाइब्रिड बीज भी शामिल होते हैं और बीज प्रौद्योगिकी में जब जाएंगे तब हम बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत किस किस रूप से चीजें प्रमाणित होनी चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये बीज प्रमाणीकरण है। और चौथा जो चीज है खरपतवार कानून। तो खरपतवार कानून का मतलब क्या रहता है कि ऐसे कानून बनाए जाए जिससे खरपतवार का जो फैलाव है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना फैल सके। तो उस कानून का पालन कौन करेगा? उस कानून का पालन कृषक करेंगे, किसान करेंगे, साथ ही साथ जितने मंडी समिति हैं वो भी उस कानून का पालन करेंगे। तो हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है कर्नाटक, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस प्रकार के खरपतवार कानून को क्या किया है? मान्यता दिया है उन्होंने। और उनने कहा कि खरपतवार जो रहता है वो नॉक्सियस है, अर्थात जहरीले प्रकार के भी हो सकते हैं, इसलिए हमें
खरपतवार को बढ़ने के पूर्व ही उसे क्या करना है, नष्ट करना अनिवार्य है। और यदि मान लो किसी किसान को यह पाया गया कि वो अपने बीज में जबरदस्ती खरपतवार मिलाकर यदि गलत प्रकार से कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास करता है, तो उस स्थिति में उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो ये तो खरपतवार कानून के बारे में हो गया। अब जब हम रोकथाम की बात करते हैं क्यूरेटिव मेजर के, तो क्यूरेटिव मेजर के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें आती है। एक आता है इरेडिकेशन मेथड और दूसरा है कंट्रोल मेथड। खरपतवार जब क्यूरेटिव की बात करते हैं तो क्यूरेटिव के अंतर्गत दो चीजें हैं। इसके अंतर्गत भी दो बातें हैं। पहला है उन्मूलन पर ध्यान देना और दूसरा है नियंत्रण पर ध्यान देना। उन्मूलन मतलब होता है इरेडिकेशन, अर्थात पूर्ण रूप से खरपतवार को क्या करना, हटा देना। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, इस शब्द का तात्पर्य है कि पूर्णतया नष्ट करना, पूर्णतया नष्ट करना। तो पूर्णतया नष्ट कहां होगा, पूर्णतया नष्ट उस जगह पर होगा जो जमीन जो है अकृष्य भूमि हो, अर्थात ऐसे जगह जहां पर कृषि नहीं होती है उन जगह पर हम रसायन का प्रयोग करके या ऐसे मेजरमेंट या ऐसे मेजर या ऐसे उपाय का प्रयोग करें कि वहां पूर्णतया क्या हो, खरपतवार नष्ट हो जाए। मगर जब खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट करने की हम बात करेंगे किस जगह पर, कृषक वाले जगह पर, कृषि वाली जगह पर, अर्थात वो जगह जहां पर कृषि की जाती हो, तो वहां वो खरपतवार को नष्ट करने के साथ साथ फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्मूलन में आता है, उन्मूलन का तात्पर्य होता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब है कि खरपतवार को भूमि से पूर्णतया क्या कर देना, नष्ट कर देना। मगर किस भूमि की खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल अकृष्य भूमि की खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है, चाहे जहरीले रसायन के प्रयोग से हो, चाहे जलाने के बाद हो, या अत्यधिक उसमें इस प्रकार का जल भरकर उसको क्या कर दिया जाए, उसके वृद्धि को या अंकुरण को पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। ये चीज किया जा सकता है, मगर ये मैक्सिमम जो है अकृष्य भूमि के लिए किया जाता है या जंगली भूमि के लिए इन चीजों को किया जाता है। तो ये उन्मूलन के अंतर्गत आता है। अब लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आता है वो है नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण। देखिए खरपतवार नियंत्रण जो हमने यहां पढ़ा वो खरपतवार नियंत्रण का ओरिजिनल टॉपिक हम कहां पहुंच रहे हैं, इस विधि पर। तो आपको एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मिल गया। खरपतवार नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक तो प्रिवेंटिव मेजर है, एक है क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर के अंतर्गत दो हिस्से आते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट है, एक स्पेस डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट में अंकुरण के पूर्व ही वृद्धि को रोक देते हैं। स्पेस डिपेंडेंट में उसके प्रकीर्णन को या डिसेमिनेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, चार प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। हर एक तरीके में कौन कौन सी बातों को शामिल करना है वो बातें यहाँ पर बता दी गई है, लिख दी गई है, और आप इसे बढ़िया अच्छे से नोट्स के रूप में प्रिपेयर भी कर लेंगे। लेकिन जब क्यूरेटिव मेजर आते हैं तो क्यूरेटिव मेजर या रोकथाम दो प्रकार से होता है, एक तो पूर्ण रूप से उन्मूलन करना अर्थात खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, और दूसरा है खरपतवार का नियंत्रण करना। नियंत्रण कब किया जाएगा, जब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता और खरपतवार के पौधे उग आए हैं, खरपतवार के पौधे फसल के बीच में मौजूद हैं, उस स्थिति में हम कैसे नियंत्रण करेंगे। तो इसके बारे में ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नियंत्रण के बारे में या कंट्रोल के बारे में। तो नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण दोनों जगह पर होता है, कृष्य भूमि और अकृष्य भूमि, दोनों भूमि पर नियंत्रण होते हैं। हमें जो मूल रूप से जो काम है वो किसके लिए, कृषि भूमि पर, अर्थात ऐसा लैंड, ऐसे जगह की हम बात कर रहे हैं जहां खेती किसानी होती होगी। तो जो नियंत्रण जो है ये कृषि और अकृषि दोनों भूमि पर होता है। और नियंत्रण के मूल रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार की विधि है। तीन प्रकार की विधि पुनः है नियंत्रण के अंतर्गत, एक है सस्य विधि, दूसरा है जैविक विधि और तीसरा रासायनिक विधि। इसके अंतर्गत भी तीन विधि आती है। पहला है सस्य विधि, दूसरा जैविक विधि और तीसरा होता है रासायनिक विधि। सिलेबस में जैविक और रासायनिक ये दो शब्द का प्रयोग किया गया है।
मगर जैविक और रासायनिक तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, इस एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो इस फ्लो चार्ट को भी अपने दिमाग में हमें क्या करना होगा, सेटअप करके रखना पड़ेगा। सस्य जो विधि है, कल्चरल विधि जो होता है, कल्चरल मेथड जिसको कहा जाता है, तो इनके बारे में फिर हम आज के अभी के क्लास में हम एक विधि के बारे में क्या है पढ़ाई कर लेते हैं, सस्य विधि के बारे में, और जैविक विधि रासायनिक विधि जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सस्य विधि में क्या होता है कि ये जो सस्य विधि है, सस्य विधि में दो प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, एक है वैज्ञानिक विधि है और दूसरा है पारिस्थितिक विधि। ठीक है, तो सस्य जो विधि है हम इसकी बात कर रहे हैं। सस्य विधि, सस्य मतलब क्या है, फिजिकल मेथड से क्या करना, खरपतवार को बाहर करना। तो फिजिकल मेथड में कौन कौन से हैं, या मैकेनिकल मेथड भी जिसको बोला जाता है, तो इसमें पहला है हैंड वीडिंग है या हैंड पुलिंग है, दूसरा है ड्रेजिंग है और तीसरा है हैंड होलिंग है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फिजिकल मेथड में पहला है हम लोगों का हैंड वीडिंग, दूसरा हुआ ड्रेजिंग DREDGING, और तीसरा जो मेथड होता है वो है हम लोगों का हैंड होलिंग HOELING। इस प्रकार से हैंड वीडिंग मेथड को हम सामान्य अपने तात्पर्य में निंदाई कहते हैं। याद करो, अभी खेती का समय है, तो खेती के समय में हम लोग सामान्यतः एक शब्द से हम क्या करते हैं, रूबरू होते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कि खेती बाड़ी का सीजन है, निंदाई के लिए जा रहे हैं, निंदाई कोड़ाई का समय है। निंदाई शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि हाथ से हम खेत में मौजूद जो घास है उस घास को क्या करते हैं, निकालते जाते हैं और निकाल के उसको फेंक देते हैं। ये जो निंदाई का जो प्रक्रिया है उसे ही हैंड वीडिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि सस्य विधि के अंतर्गत आता है। और ये सस्य विधि क्या है, खरपतवार नियंत्रण का एक विधि है, खरपतवार नियंत्रण की एक विधि सस्य विधि। सस्य विधि को कल्चरल मेथड कहते हैं और इसी कल्चरल मेथड का एक हिस्सा है फिजिकल मेथड। तो फिजिकली हम क्या करते हैं, अपने हाथों से जब खरपतवार उगने के पश्चात उस खेत में जाकर फसल के बीच लगे हुए घास को या खरपतवार को जब बाहर निकालते हैं, तो ये मेथड ही हमारा क्या कहलाता है, हैंड वीडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में क्या होता है, एक यंत्र होता है ड्रेजर। ये ड्रेजर क्या करता है, खरपतवार व निचली मिट्टी में दबे उनके अंग को बाहर निकाल लेता है। यह क्रिया नाली, गड्ढे, पोखर आदि खरपतवार को निकालने में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी नाली में कोई खरपतवार है तो ड्रेजर उसमें अंदर डाले, ड्रेजर क्या करता है, खरपतवार के पौधों को तो बाहर निकालता है और साथ में नीचे उसका कुछ मिट्टी का जो हिस्सा रहता है, जहां तक उसका जड़ अंदर गया हुआ है, उस जड़ को भी वो खींच के बाहर निकाल लेता है। मगर ड्रेजर का प्रयोग जो है सामान्यतः खेतों पर नहीं करते हैं, क्योंकि खेतों पर करने पर फसल नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाली हो गए, गड्ढे हो गए या सामान्य मैदान हो गए जहाँ खरपतवार लगे हैं, तो उनको हटाने के लिए किया जाता है ये ड्रेजिंग। और एक होता है हैंड होलिंग। हैंड होलिंग में भी यही बात बोला गया, खड़ी फसलों की निराई गुड़ाई कर खरपतवार को खेत से बाहर निकाला जाता है। तो हैंड वीडिंग और हैंड होलिंग एक प्रकार से सेम चीजें हैं, दोनों का नाम में बस अंतर है। इसमें भी हाथ के सहायता से खरपतवार को निकाला जाता है, इसमें निंदाई गुड़ाई के सहायता से खरपतवार को निकाला जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों का तात्पर्य एक ही हो गया। तो हैंड वीडिंग बोलो या हैंड होलिंग, दोनों एक ही प्रकार के शब्दावली, दोनों एक ही प्रकार का कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो सस्य विधि में हम फिजिकल मेथड में इन प्रकार की चीजों को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इनके अलावा इसमें और भी कुछ पद्धति का प्रयोग किया जाता है सस्य विधि में। एक होता है बशिंग कल्टीवेशन, एक है स्टेट सीड कल्टीवेशन और एक है समर फॉलोइंग। तो इसी के अंतर्गत दो तीन और जो नाम हैं उस नाम को भी हम लिखकर उसके समझ लेते हैं। चौथा जो है वो है बसिंग कल्टीवेशन। बसिंग कल्टीवेशन, बसिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है कि खेत की जुताई खड़ी फसल में ही कर दी जाती है। फसल हमने लगा दिया,
फसल लगाने के पश्चात जब धान या गेहूं जो भी फसल उसके पौधे जब थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं तो बड़े होने के पश्चात खेत की फिर से जुताई कर दी जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, खरपतवार का जो पौधा जो निकला होगा वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा और जो फसल है वो फसल ऑटोमेटिकली फिर से ग्रो करने चालू कर देंगे। तो ये तरीका जो रहता है ये हमारा क्या कहलाता है, बुशिंग कल्टीवेशन कहलाता है, जिसमें खड़ी फसल के ऊपर जुताई करना। इसका तात्पर्य है खड़ी फसल पर जुताई, ये हम लोग का बुशिंग कल्टीवेशन कहलाता है। एक होता है समर, इसका नाम है समर फैलोइंग। समर फॉलोइंग का मतलब क्या रहता है कि अधिकांश जगह आपने देखा होगा कि खरीफ की खेती करने के बाद गर्मी के समय में क्या कर दिया जाता है, पूरे गर्मी भर के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। इसका बेनिफिट यह होता है कि जब गर्मी का समय आता है तो उस गर्मी के समय में खेत जो है सूख जाता है और गर्मी के में खेत को जब परत रख देते हैं, परती रख देते हैं तो उससे क्या है, साफ सुथरी खेती होती है और बोने का समय जो है और उचित विधि चयन करने में भी आसानी होती है। तो समर फैलोइंग में हम इस चीज को उपयोग करते हैं कि एक फसल के लिए हम उसको रोक देते हैं तो खरपतवार की जो वृद्धि है गुणन और प्रकीर्णन के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, तो खरपतवार नियंत्रण में ये क्या है, सहायक होते हैं। तो ये सब तो सामान्य सी बातें थी। मूल जो चीज है अब वो अगले क्लास में हम देखेंगे, वो है जैविक विधि और रासायनिक विधि, कि किस प्रकार से हम बायोलॉजिकली और किस प्रकार से केमिकली, जैविक और रासायनिक रूप से हम खरपतवार को नियंत्रित करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।